जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 34 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दरोगा, बीपीएससी, बिहार सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल जो पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1876 से लेके 1880 हो जाएगा इसका कार्यकाल। जबकि लॉर्ड रिपन की बात करेगा, रिपन की बात करेगा तो 1880 से लेके 1884 हो जाएगा। ये किसका है? लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति भी कहेगा तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के प्रति भी कहेगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। चलिए अगला, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी 1882 ईस्वी में शासक की गई थी। तो 1882 जैसे बोला तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। रिपन का जो कार्यकाल था ये 1880 से लेके 1884 तक था। 1880 से 84, तो ये 82 के बीच में ही है, 1880 से 84। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन, तो ये आप याद रखिएगा, तो एल पहले होता है तो पहले लॉर्ड लिट्टन, आर बाद में आता है तो लॉर्ड रिपन, तो बाद में आया आर, तो ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल 1880 से लेके 1884। ध्यान दीजिएगा इसका, तो आप जानते होंगे लॉर्ड रिपन का 1876 से 1880 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेशों के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्वर्ट बिल का जो उद्देश्य देखिए पहला क्या करा, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बेरोजगार बराबरी पर रोकना। ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। उद्देश्य क्या था? जो कि भारत के जो लोग थे उसको यूरोपीय लोग की तुलना में बराबरी की तुलना को रोकना था, ना कि उसके बराबर हो जाए, उसके लिए उसको रोकने के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की क्रियाविधि को घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हो जाएगा। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हो जाएगा। जैसे ही कहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित स्थानीय शासन, ये लॉर्ड रिपन, जो कि गलत है। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी सही। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लाया था। तो स्थानीय शासन जो हो जाएगा ये रिपन हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन नहीं होगा, या रिपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन गलत है पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कह रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार। फैक्ट्री 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था, जो कि गलत है। कह रहा एम लॉकरे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ऊपर दिए गए प्रश्न कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, बी। चलिए निम्नलिखित से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। आप बताइए, अधातु ऋणायन होती है। ऋणायन बोले तो एनायन मतलब ऋणायन होता है, ऋणायन हुआ, ऋणायन हो गया। केटायन मतलब क्या होता है? धनायन। क्या होता है? धनायन। ध्यान दीजिएगा, धनायन होता है। केटायन का मतलब क्या होता है? धनायन होता है। तो ठीक करा, अधातुएं ऋणायन होती है, बिल्कुल सही है। अधातुएं ऋणायन होती है। अधातुएं ऋणायन होने के साथ साथ अम्लीय ऑक्साइड भी होती है, सही है। अधातुएं धनायन होती है, ये गलत है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत सही है, बिल्कुल सही। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जबकि धातु विद्युत की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। प्रोट्रियम
में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। तो आप जानते हैं H1, इसका भी परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका परमाणु संख्या H1। इसको प्रोट्रियम बोला जाता है, प्रोट्रियम 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 बोला जाता है। H1I2 हो गया, तो ये ड्यूटेरियम बोला जाता है, DEUTERIUM ड्यूटेरियम हो गया। और H1 3 तो क्या हो जाएगा, ट्राइट्रियम, ट्राइटियम होता है, ट्राइट्रियम। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा H निम्नलिखित में प्रोट्रियम, तो यहाँ प्रोट्रियम H1 है, तो बताइए ये नंबर ऑफ क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक में से एक गया, ऊपर वाला मास परमाणु द्रव्यमान में से एक को फिर घटा देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 0। तो अब पूछा है कि प्रोट्रियम में कितने न्यूट्रॉन होता है, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आर्किमिडीज सिद्धांत की बात करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये पानी से संबंधित है, आर्किमिडीज सिद्धांत तो आधारित नहीं। हाइड्रोमीटर ये डेंसिटी को बताता है, ये सही है। ये पनडुब्बी भी सही है। ये इलेक्ट्रोमीटर सही है, लेकिन ऑडोमीटर ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। प्रकीर्णन की बात कर रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रयोग। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश एक गमन करती है, उसके बीच में धूलकण, प्रकाश के वायुमंडल में धूलकण के होने के कारण प्रकाश जो आती है तो क्या होती है, कई दिशाओं में बिखर जाती है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। खतरों के संकेतों में लाल का होना, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए हम खतरे के संकेत में लाल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। सूर्योदय से समय से पूर्व और पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये कह रहा है पूर्व 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद जो होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन में देखा जाता है। किसमें, प्रकाश के अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। कह रहा सूर्य का लाल, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है, सूर्य का लाल दिखना, आकाश का नीला होना, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो क्या हो जाएगा, ADE। तो क्या हो जाएगा बताइए, ADE किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकीर्णन पूछ रहा है इसलिए। जीवाश्म ईंधन के जलने पर, आप जीवाश्म ईंधन जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधन कोई भी पुराना वस्तु जैसे कोयला हो गया, एक जीवाश्म ईंधन है, उसको जलने पर क्या निकलता है, कार्बन निकला, नाइट्रोजन निकला और सल्फर निकला। ये सब क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। ये सब क्या है, कार्बन क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। सल्फर क्या, अधातु है। इसी कारण तो अधातु क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अधातु के गुण क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या करती है, एक स्ट्रिंग और ग्रत बनाती है और ये माध्यम के कण के संचरण की दिशा में लंबवत गति करती है। ये किस दिशा में करती है, लंबवत दिशा में गति करती है। इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में गमन करती है। बिल्कुल सही है, और बाकी ये सब सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, मान लीजिए ये अब यू वेलोसिटी से हमने वस्तु को फेंका, कोई वस्तु को यू वेलोसिटी से फेंका और अंतिम जाते जाते उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, रुका होगा, तब तो नीचे आएगा। उसका फाइनल वेलोसिटी गया होगा, 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की तुलना में हम जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं त्वरण का मान। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर अब दे, गोलीय दर्पण। आप जानते हैं कि एक दर्पण है, ये मान लीजिए एक दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। कौन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कोण आई और कह रहा फिर यहाँ ये परावर्तित किरण है, तो हम क्या कहेंगे, ये अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, कोण आर। तो यही ना पूछ रहा है कि आप अभी पूछ रहा है क्या, गोलीय दर्पण बने प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, गोलीय दर्पण के बारे में प्रतिबिंब पूछ रहा है। m बराबर आप जानते हैं -b/u होता है, तो गोलीय दर्पण के लिए सूत्र होता है।
तो अगर माइनस भी की ऋणात्मक का बात करेगा, आप जानते हैं कि ऋणात्मक कब होता है, उल्टा होता है, उल्टा जब वास्तविक और उल्टा बनता। तो इसमें इसमें आप समझ लीजिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब से ये छोटा और बड़ा से कोई मतलब नहीं है। ऋणात्मक जैसे बोलेगा निगेटिव का, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रव्यमान देखिए, ठीक है, चलिए अगला। द्रव्यमान कह रहा है, द्रव्यमान एम ए और एम ए की दो कार्य हैं। क्रम द्रव्यमान जो है एम ए एक द्रव्यमान है, एम बी एक दो द्रव्यमान वाले दो कार्य हैं, ए और बी है। इस प्रकार की एम ए ग्रेटर देन एम ए जो एम कार का जो भार है एम बी से अधिक है, एम बी से अधिक है, और दोनों कार समान गतिज ऊर्जा से, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी जो है समान है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, समान है, बराबर है, इक्वल है, और एक ही दिशा में गतिमान है। दोनों पर बराबर गति विभंजन बल लगाया, मतलब उसको रोकने के लिए एक बल लगाया जाता है। तो विराम स्थिति में आने से पूर्व जैसे विराम स्थिति में आने से पहले उसकी क्या क्या होगा पूछ रहा है। ए अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करेगा, जो कि गलत है। ये जो होगा ना, ये दोनों समान दूरी तय करेगा। जैसे ही हम दोनों पे बल लगाएंगे तो वो विराम स्थिति से आने से पहले ये दोनों क्या हो जाएगा, समान अवस्था में रहेगा। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए, दोनों ही समान दूरी तय करेगी। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, दोनों ही समान दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए, और दोनों ही समान दूरी तय करेगी। क्या हो जाएगा, दोनों ही समान दूरी तय करेगी। चलिए, दोनों ही समान दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परावर्तन कोण। अभी जैसे आप समझ आ रहे थे इसको, परावर्तन कोण के बारे में, ये क्या है, समतल दर्पण है, ये अविलंब है, नॉर्मल है। आपतन कोण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आप जानते होंगे। तो हमको पूछा क्या है, परावर्तन कोण क्या होगा, तो बताइए। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो कह रहा है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको समझा दिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, बताइए। मौलिक अधिकार ये भारत में भी है और विदेश में भी, लेकिन केवल मौलिक अधिकार का रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये विदेश में भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेश में भी है, ये भी विदेश में भी। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी विदेशों में भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। क्या पूछा है, मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संसद में बजट को किसी सदन में पेश किया जा सकता है, गलत। संसद में बजट को जो पेश किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ, लोकसभा में। संसद में किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ये गलत है। संयुक्त की दोनों सदनों की संयुक्त की बैठक अध्यक्षता जो है क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक, अध्यक्ष करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। संसद के सदस्य की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। संसद में जब सदस्य की निहत्ताओं की संबंधित प्रश्न का विनिश्चय जो करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा, ये केवल हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, ये प्रथम जनजातीय की बात करेगा, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, तो PM संगमा हो जाएगा, PM संगमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PM संगमा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि के संघ में की राजभाषा होगी, बिल्कुल सही है। 343 में जो है हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी, बिल्कुल सही कह रहा है। राज्यसभा अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालय को कामकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है, नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय का जो हाई कोर्ट का जो है, ये उच्चतम न्यायालय को जो है ये सिर्फ अंग्रेजी है। क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी भाषा क्या है, अंग्रेजी। न्यायालय का कामकाज की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन
वर्ष 1967 में किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी राज्यसभा पुरस्कार योजना हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1986 से 87 में शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सही है तो बताइए, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध के दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण न्यायालय में निष्पक्ष विचारण के लिए संविधान में कौन से अधिकारों की व्यवस्था की गई। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक गलती का एक सज़ा मिलता है। एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। कोई भी कानून ऐसे कार्य जो उक्त कानून लागू होने से पहले किया गया हो, उक्त कानून से लागू से अपराध घोषित नहीं कर सकते हैं। जब तक उस पर कोई कानून लागू नहीं हो जाता उसको तब तक अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक उसको दंड नहीं। तो ये भी सही है। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। बिल्कुल सही है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, डी, 1, 2, 3 से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है अनुच्छेद 39 के ए में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ये गलत है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। चलिए उस सूची वन को सूची उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये क्या देखिए, ये देखिए, ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा यहाँ 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री क्या है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। ये दोनों के बीच के सूर्य मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ कर्क रेखा और मैक्सिमम से मैक्सिमम कर्क रेखा से मैक्सिमम तक मैक्सिमम कहाँ जाएगा, मकर रेखा के बीच तक यहाँ तक जा सकती है। इसके बीच में ही रहता। इसी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता। इसी को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत जो जानते हैं कि आप ऐसे यहाँ भारत क्या है, यहाँ है, ऐसे है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक। तो कह रहा पर्णपाती आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र बात की कहेगा तो आप देखिएगा इसका क्या हो जाएगा। पहले 4 नंबर तो वहाँ दिख नहीं रहा। ये देखिए कहाँ होगा, ये आर्द्र जो देखने को मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा। तो पहले ज्वारीय वन के बारे में देखते हैं। ज्वारीय वन का ऑप्शन नंबर बी क्या है। ज्वारीय वन जो ये समुद्री प्रदेशों में देखने को मिलता है। समुद्री प्रदेश जैसे ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम, ये अंडमान निकोबार हो गया। ये सब में देखने को मिलता है ज्वारीय वन। कहाँ देखने को मिलता है, ज्वारीय वन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। अब ए का देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये देख लीजिए कहाँ इसका, देखिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इन वनों में सर्वाधिक। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ ए का 4, अभी बी का 4 बता दिया। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, 4। बी का 4 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क की बात करेगा, जहाँ मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क है तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क जो देखने को मिलता है ये कहाँ देखने को मिलता है, कोरोमंडल तट पे देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, कोरोमंडल तट पे देखने को। और जबकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहेगा नमी, ये कहाँ पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट में। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का आपका बता दिए 2 हो जाएगा। और ये जो देखने को मिलेगा यहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बताइए, आप मिलाइए। ए का क्या मिला, ए का 3, ए का 3, बी का भी तुरंत बताए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का 4 और सी का 2, डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी का 1 हो जाएगा क्योंकि इन वनों का विस्तार उत्तर पश्चिम हिमालय में कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ी, नागालैंड और मणिपुर में 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। बिल्कुल सही है। देखिए ये इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपोष्ण मतलब कहता है कि मतलब जहाँ बारिश होती है। उपोष्ण मतलब जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है। तो ठंडा कहाँ पड़ेगा, उत्तरी जैसे पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा ठंडा पड़ता है। और आर्द्र मतलब बारिश ज़्यादा होती है। तो अभी बता दिए डी का क्या बताए, 1 बताए, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पे है? सतलज नदी पर है। दूल हस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर, चिनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में संबलपुर जिला में महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर स्थित है। बताइए भाखड़ा नांगल एक का 4, ए का 4 किस में दिख रहा है? इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। देखिए अब करा दूल हस्ती परियोजना बी का 3, बी का 3 ये गलत हो गया, बी का 2 है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरवा केरवा क्या होता है? जो ठंडे प्रदेशों में जो केरवा जो होता है ये ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है। जैसे केसर जो बालू हो गया, मृतिका, दुम्मट, सिल्ट और गोलासम उपल का समय सरोवरी निक्षेप मतलब नदियों के द्वारा जो निक्षेप किया जाता है, जमा किया जाता है, नदियों के जमा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती है? इसमें देखिए, इसमें केसर का तो ठंडे प्रदेशों में केसर, बादाम हो गया, अखरोट हो गया ये, लेकिन लिंगनट सिंघाड़ा का खेती नहीं किया जाता। ठीक, अब चलिए 28 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 28 नंबर कह रहा है, तो मिलाइए। देखिए क्या कह रहा है गहन कृषि मतलब एरिया छोटा है लेकिन खेती सबसे अधिक होता है। उसमें खेती 1 से 2 से 3 4 बार किया जाता है। तो मतलब एरिया छोटा है तो मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है? बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों भाली भांति उन्नत फसल। बिल्कुल सही है। विस्तृत कृषि मतलब एरिया बड़ा है, बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यांत्रिकी मतलब एरिया बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि क्या होता है? स्थानांतरण कृषि जो होता है ये लंबे समय तक आप किसी खेती को परती छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, अचानक उसमें फसल बो देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। मतलब उसको लंबे समय तक परती छोड़ना, उसके बाद फिर क्या करना है? खेती कर लेना। ये हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। मिश्रित फसल मतलब खेती के साथ साथ क्या करना? खेती के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है इसमें खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। ये क्या होता है? ये वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से माना जाता है। अति विस्तृत वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। तो देखिए मिलाइए, ए का क्या मिला? ए का आपका 5 मिला, ए का 5, बी का विस्तृत कृषि बी का 1, ए का 5 बी का 1, ए का 5 बी का 1, सी का 2 डी का 3, तो ई का 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेशम वस्त्र उद्योग ये राइन घाटी में, जानते हैं कि राइन नदी जो है जर्मनी में पाई जाती है। जर्मनी में राइन नदी जो कोयला ढोने वाली नदी है, राइन नदी को ही कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं। और यूरोप में सबसे स्वच्छ नदी, सबसे बेस्ट नदी माना जाता है। यूरोप का सबसे बेस्ट नदी कौन माना जाता है? राइन नदी माना जाता है। ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र उद्योग ये वास्जेस शहर के लिए, ये फ्रांस का एक शहर का नाम है वास्जेस, जो बहुत ही सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। गेहूं उत्पादन के लिए पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि गेहूं उत्पादन के लिए यूरोप का एकमात्र देश है जो अपने आप पे निर्भर है, फसल के गेहूं उत्पादन पे निर्भर है। जैसे पेरिस, गेहूं उत्पादन के लिए फ्रांस, पेरिस हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अंगूर की खेती के लिए दक्षिणी फ्रांस, ये भी सही है। तो बताइए 1 2 3 4 डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए। सेंट लॉरेंस नदी जानते होंगे। सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। ये उत्तरी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी। ये कह रहा है यूएसए और कनाडा दोनों के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही है, 1 का 4। और एक विशेष व्यावसायिक जल परिवहन मार्ग है और जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सा में को जोड़ता है। सही बात है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग ऐसे एस आकार की नदियाँ होती है, इसे अटलांटिक नदी कहते हैं। ये जो है बेस्ट नदी होती है। दुनिया का सबसे बेस्ट समुद्री व्यापार मार्ग के लिए जाना जाता है, जो पश्चिमी यूरोप को पूर्वी उत्तर अमेरिका को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ट्रांसकॉन्टिनेंटल की बात करेगा। आप जानते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो होगा ये सिडनी से पर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिडनी से पर्थ। ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और मेलबर्न शहर को जोड़ती है। बिल्कुल सही है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे जो होता है ये हो जाता है इस्तांबुल से लेके पेरिस होता है, इस्तांबुल से लेके पेरिस। तो डी का 1 हो जाएगा। तो मिलाइए क्या हो जाएगा? मिलाइए तो इसको लिखिए। ये सेंट लॉरेंस नदी, देखिए मिलाइए, हम लिख देते हैं, आप मिला लीजिएगा। सेंट लॉरेंस नदी क्या हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा।
बी का क्या हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग, ये क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3। ट्रांसकॉन्टिनेंटल, सी का 2 हो जाएगा। और डी का ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है। समावेशन का मतलब सामाजिक रूप से विकास होना, सामाजिक रूप से क्या करना है, उसको विकास करना है। तो मतलब विकास कब होगा, जब असमानता को घटाएंगे तब। मतलब कोई अमीर है और कोई पूरे गरीब है, तो मतलब दोनों को बराबर करेंगे तब ना समावेशन विकास होगा। तो असमानता को घटाना, निर्धनता को घटाने पर जनजातीय आबादी के लिए जीविका का पर्याप्त साधन करना। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। लेकिन निर्धन देशों को निकट लाना ये गलत है। तो अब तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। पूछ रहा है गलत कौन है। फिलिप्स चक्र, फिलिप्स चक्र समझिए ये क्या है, ये बेरोजगारी लिख दिए यहाँ, बेरोजगारी, और यहाँ मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी को बढ़ाएंगे तो, मजदूरी को बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी घटेगा। अगर बेरोजगारी को बढ़ाएंगे तो मजदूरी घट जाएगा, बेरोजगारी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मजदूरी घट जाएगा। अभी हम लोग में क्या है, हमने अभी भारत देश में क्या है, बेरोजगारी अधिक है, मजदूरी कम है। तो अभी देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग जो बीटेक कर लिया है उसको क्या करना है, 10 से 15 हज़ार की सैलरी में काम कर रहा है, जो उसका सैलरी होना चाहिए 1 से 1.5 लाख। मतलब बेरोजगारी बढ़ गया लेकिन मजदूरी क्या हो गया, कम हो गया। इसी को कैसे दिखाया जाता है, उल्टा संबंध दिखाया जाता है। ये क्या होता है, उल्टा संबंध दिखाया जाता है। बेरोजगारी ये दोनों का क्या दिखाया जाता है, उल्टा संबंध दिखाया जाता है। ये व्युत्क्रम संबंध दिखाया जाता है, बेरोजगारी का उल्टा। मजदूरी और बेरोजगारी में कैसा संबंध दिखाया जाता है, उल्टा संबंध दिखाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा है ये बेरोजगारी दर और मजदूरी स्फीति के वृद्धि के दर के व्युत्क्रम संबंध बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है गलत कौन है, ये पूछा है ना। अब देखिए मिलाइए, चलिए आगे बढ़िए। मजदूरी स्फीति बेरोजगारी के बीच यह संबंध कुछ समय के लिए ही होती है, बिल्कुल सही है। यह एक अस्थायी स्फीति बेरोजगारी मूलक संबंध होता है, जो कि गलत है। मूल फिलिप्स चक्र ऋणात्मक ढाल, बोला ना, ऋणात्मक ढाल में और पूरी तरह एक समान होता है, ये भी सही। मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा क्या है, गलत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे कब होता है, जब कोई वस्तु, कोई कंपनी प्रोडक्शन का निर्माण कर रही है और उसका मूल्य है 10 रुपया, उसको बेच रही है 6 रुपये, मतलब घाटे कर रही है, घाटे में जा रही है। जैसे रेलवे क्या हो रहा है, घाटे में जा रहा है, मतलब घाटे में जा रहा है, तो मतलब उसका महंगाई क्या हो रहा है, उसका अर्थव्यवस्था की महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो घाटे में जाएगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है, प्रतिछाया बैंकिंग मतलब, प्रतिछाया मतलब बैंक नहीं है, उसी के जैसे नॉन बैंक क्या होता है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, इसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। एक ऐसा संस्था जो गैर बैंकिंग होती है, जैसे बजाज फाइनेंस, वो एक बैंक नहीं है लेकिन आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। तो ये सब क्या है, एक बैंक नहीं है, प्रतिछाया है, उसका मूल असली बैंक नहीं है, उसका रूप है, उसका क्या है, प्रतिछाया है। हम जैसे मेरा प्रतिछाया बन रहा है, छाया बन रहा है, लेकिन वो मेरा असली नहीं है, ठीक। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य वित्तियों को संपन्न करना, बिल्कुल। अभी क्या बोले, नॉन मतलब गैर, बैंकिंग मतलब बैंकिंग, ये नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय हो गया, और कंपनी मतलब संस्था। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, बिल्कुल सही है। तो भारतीय डिपॉजिटरी रसीद क्या होता है, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जो होता है, जैसे विदेशी कंपनी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी कर भारतीय प्रतिभूति बाजार में फंड उगाने के लिए प्रवेश करती है, उसी को क्या कहते हैं, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद क्या है, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची, विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। वेजिकल्चर मतलब सब्जी की खेती, फिशिकल्चर मछली पालन, ऑरिकल्चर वृक्षों की कृषि। तो क्या विटीकल्चर, ए का 4 किसमें, ए का 4 दोनों में दिख रहा। फिर वेजिकल्चर सब्जी की खेती, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी का 1। चलिए मिला लीजिएगा, आप मिला भी दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। प्लेग जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग क्या है, प्लेग।
जीवाणु से होने वाला रोग क्या है? प्लेग। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है तपेदिक, तो याद रखिएगा। एड्स, एड्स किससे होने वाला? HIV वायरस से होने वाला रोग है, HIV वायरस से होने वाला रोग है एड्स। गंजापन, गंजापन जानते होंगे, कवक, कवक से होने वाला, इसको कवक से होने वाला रोग जैसे दाद खाग, दाद खाग, ये ट्रिक है कवक से होने वाला रोग का। तो ए से एथलीट पुट, दा से दाद, दो से दम्मा, खा से खुजली और गौ से गंजापन। तो गंजापन क्या हो जाएगा? कवक से होने वाला रोग। प्रोटोजवा, प्रोटोजवा से होने वाला, तो प्रोटोजवा से होने वाला रोग देखिए इसका ट्रिक, पे काम सोप, पे काम सोप, सोप मतलब प से पेचिस हो गया, क से क से क्या हो जाएगा? मो से मलेरिया हो जाएगा, सो से सोने की बीमारी हो जाएगा, पो से सो से सोने की बीमारी हो जाएगा, ठीक। क से कॉलरा हो जाएगा, पे से पेचिस हो जाएगा, कालाजार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कालाजार। क से कालाजार हो जाएगा, कालाजार होगा। मो से मलेरिया हो जाएगा, सो से सोने की बीमारी हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ए प्लेग तो देखिए आपका जीवाणु से होने वाला रोग, एड्स विषाणु से होने वाला रोग, गंजापन कवक से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? पे काम सोप, मलेरिया हो जाएगा। तो बताइए बताइए, A का 4 किस में देख रहा है आपको? देख लीजिए A का 4, प्लेग, प्लेग किससे होने वाला है? A का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्याज के छिलके को उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फोनिक अम्ल, क्या हो जाएगा? सल्फर। मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी प्रकार की ग्रंथि? ये अग्नाशय हो जाएगा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से 3 रस निकलता है, LAT, लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज का स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पाचन के तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पाचक रस सरल पदार्थों को गलत जटिल बनाता है। बताइए, जटिल पदार्थ को न सरल बनाता है पाचक रस, ये गलत है, ये सही है। कारण अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 हो जाएगा, गलत पूछ रहा है तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन, इसरो ने दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, लोकपाल के नियुक्ति में अजय मणिक राव खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। भारत की सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? सौर बैटरी का ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 42वें स्थान पर, क्या हो जाएगा? 42वें स्थान पर हो जाएगा। किंग्स चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ये हो जाएगा आपका सुनील भारती मित्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन नाटो में शामिल होने वाला नया सदस्य कौन हो जाएगा? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में के नए मेयर कौन होने बने हैं? तो कुलदीप कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये शाहरुख खान हो जाएगा। अगर दोस्त आपको प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप मोटिवेशन जागरूक करता है। इसलिए प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्त, बाय, फिर मिलते हैं।